नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है आवेश पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले दिनों आवेश के विषय में हमने आप सबसे चर्चा किया कि आवेश के लिए जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाते हैं। अब यह दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब यह जो है धनात्मक आवेश वह होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और ऋणात्मक आवेश वह होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। जो देता है उसे हम लोग दाता कहते हैं और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसे ग्राही कहते हैं। तो दाता यानी डोनर होता है और एक्सेप्टर जो ग्राही है वो एक्सेप्टर है, उसको इंग्लिश में एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि Q बराबर NE होता है, जहाँ E का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे एक गोलाकार वस्तु है और इस पर आवेश है। ठीक है। अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, स्टार्टिंग में हम मान लें इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसके पास अगर कोई आवेशित वस्तु ला दिया जाए, सपोज दैट ये एक शीशे का छड़ है जिस पर प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश इकट्ठा है, उसको जब हम लेकर आते हैं इस गोले के पास तो क्या होता है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस पर जाना चाहते हैं, तो उसके कारण जो है इस पर जो है आते हैं तो इस पर इधर की तरफ ये प्रेरण के द्वारा आवेश होता है। प्रेरण के माध्यम से, प्रेरण के द्वारा वस्तु आवेशित हो जाते हैं। उसमें संपर्क नहीं कराया जाता है, इसमें संपर्क नहीं कराया जाता है। अगर यहीं पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह तो इधर ऋणात्मक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकलना शुरू हो जाएंगे और इधर जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो इधर प्लस आवेश हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, इधर माइनस आवेश। अगर ये स्पर्श है, टच कराया गया है, ये जो है यहाँ रखा गया है और ये यहाँ पर है, तो इधर सारे के सारे पॉजिटिव आवेश इधर आ जाएंगे और इधर निगेटिव, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रयास करेंगे। अब अगर ये यहीं पर रखते हुए और इसको अलग कर दिया जाए, जैसे ये अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, और ये यहाँ पर है दोनों, ये A है ये B है, तो ये देखा जाता है कि जब ये अगर यहाँ पर है, ये यहीं पर है, स्पर्श नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कराया जाता है A में, ठीक है, तो क्या होता है कि इस पर निगेटिव ही रह जाता है और इस पर प्लस चार्ज ही रह जाता है। परंतु अगर इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम हटा लें यहाँ से, जब इसको हटा लेंगे इन दोनों की जो सामान्य स्थिति प्रारंभिक में जैसा था वैसा हो जाएगा। अर्थात यदि प्रारंभ में इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था तो ये उसी तरह का हो जाएगा। कब, जब इसे हटा लेंगे तब। जब ये रहेगा तो इसके रहने के कारण इस पर प्रेरण के माध्यम से, प्रेरण के द्वारा ये प्रेरित हो जाता है और प्रेरित होने के कारण इस पर आवेश चले जाते हैं। याद रखिएगा, जब कोई भी वस्तु है और वो निरावेशित है अर्थात न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, तो न्यूट्रल जो होता है, हम जानते हैं कि जैसे आप देखे होंगे घरों में जो है कोई भी चीज़ होता है तो उसमें जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो तार होते हैं, एक बोला जाता है गर्म तार और एक बोला जाता है ठंडा तार। तो गर्म तार को ही प्लस कहा जाता है और ठंडे तार को माइनस कहा जाता है, इसी को न्यूट्रल बोला जाता है।
इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अर्थात यह जो है न्यूट्रल करने का प्रयास करता है। हमेशा याद रखिएगा जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग, ठीक है, तो अर्थिंग क्या करता है कि अर्थिंग पर हमेशा जो है ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ अगर किसी भी आवेशित वस्तु को टच करेगा तो उस पर प्लस आवेश होगा, तो उसको तुरंत जो है निरावेशित कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। लेकिन अगर यदि किसी भी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है और इस पर जो है पहले से ऋणात्मक आवेश है और इसको अगर हम छुएंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थिंग जो होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। निरावेशित का मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रल हम लोग इसलिए कहते हैं ऋणात्मक को, ताकि वह जो है पॉजिटिव को क्या करता है, निरस्त करने का काम करता है। जितना भी आवेश होगा उस आवेश को वह जो है संकुचित करने का, अर्थात उसे निरस्त करने का प्रयास करता है, जितना भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि +8 कूलाम का आवेश है, ठीक है, तो इस 8 कूलाम के आवेश को अगर माइनस ऋणात्मक 8 कूलाम का आवेश मिल जाए तो जब इन्हें जोड़ा जाता है तो +8 और -8 तो 0 हो जाएगा, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। ये उसको क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। यही जो है आवेशों का, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या प्रेरण के माध्यम से आवेश का स्थानांतरण होता है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे जो आवेश स्थानांतरित होते हैं, ध्यान समझिएगा, आवेश जो स्थानांतरित होते हैं वो गोले जैसे 2 गोले हैं, दोनों गोलों पर यदि आवेश, सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर 2 गोला हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अब इस पर आवेश है, अगर सपोज दैट इस पर Q1 कूलाम का आवेश है और इस पर Q2 कूलाम का आवेश है और दोनों ही समान आकार के हैं। दोनों कैसा है, समान आकार का, आकार में जो है आकार, ये दोनों ही समान आकार के हैं, ठीक है। तो जब दोनों समान आकार के होते हैं उस कंडीशन में अगर इनको हम टच करा देते हैं, ऐसे टच करा दें, और टच कराने के बाद जब टच करा देंगे तो Q1 + Q2, ठीक है, और टच कराने के बाद पुनः हम अलग करा दें, तो अलग कर दें तो अब इस पर जो आवेश हो जाएगा Q1 + Q2/2 होगा और इस पर जो आवेश होगा Q1 + Q2/2। अब आधा आधा आवेश हो जाता है, ठीक है। दोनों जो टोटल आवेश था दोनों का मिला के उसका आधा आधा दोनों पर, यानी समान आवेश हो जाते हैं। समान आवेश कब होगा, जब 2 समान आकार के गोले पर अलग अलग आवेश हों और उनको स्पर्श कराकर पुनः अलग कर दिया जाता है, तो जो टोटल आवेश होता है उस वह जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, आवेशों का बंटवारा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो पोटेंशियल होता है जैसे ही सेम होगा आवेशों का आवागमन जो है बंद हो जाता है। तो ये विभव जैसे ही बराबर होता है उसी पर आकर रुक जाता है। अब आगे हम बताएंगे जब विभव, तो उस समय हम ये बता देंगे कि ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना ही जाने कि Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2 इस पर भी। लेकिन अगर ये अलग अलग त्रिज्या का होता तो जब विभव बताएंगे तो उस समय बताएंगे कि जब ये बड़ा और छोटा गोला होता तो यह किस प्रकार आवेश बढ़ जाते हैं, तो वह त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। वो क्यों त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ते हैं, क्योंकि उसके विभव समान जैसे ही हो जाता है आवेश का आवागमन बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ये तो था आवेश का स्थानांतरण के समान आकार के 2 गोले हैं, अगर अलग अलग Q1 और Q2 कूलाम का आवेश है तो
उन्हें जो है जैसे ही संपर्क कराते हैं, संपर्क कराने के बाद अलग करेंगे, तो अलग करने के बाद जो है उस पर जो आवेश होता है वह आवेश समान प्रकार से बढ़ जाते हैं, यानी Q1 + Q2/2 और इस पर भी Q1 + Q2/2 हो जाता है। इसके लिए एक शर्त अनिवार्य है क्या, कि आकार में बराबर होना चाहिए, यानी ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब ये बराबर नहीं बटेगा, ठीक है। तब वह जो है अलग अलग रूपों में बटता है, और वह उस दशा में जब त्रिज्याएं अलग अलग होते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या R1 है, और ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या है R2, और इस पर Q1 कूलाम का आवेश है, इस पर Q2 कूलाम का आवेश है। और जब इन्हें संपर्क करा देते हैं, संपर्क कराने के बाद अलग कर देते हैं, तो अलग कर देंगे तो इस पर हो सकता है Q1 - Q आवेश हो गया, और इस पर हो जाए Q2 + Q आवेश, और जो ये Q आवेश है इस पर से निकल कर इस पर चला गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इस पर से इस पर गया, तो यह जो है आवेश जो लास्ट में होता है, ये आवेश और ये आवेश का अनुपात यह त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि Q1 - Q अपान Q2 + Q बराबर हो जाता है R1/R2, ठीक है। ये इसलिए होता है कि इनका विभव क्या होता है, समान होता है। तो आवेशों का स्थानांतरण संपर्क कराने के बाद तब तक होता है जब तक कि उसके विभव बराबर न हो जाए, ठीक है। तो जब हम विभव पढ़ाएंगे, विभव बताएंगे, तो उस समय हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये ऐसा होता है, और किस लिए होता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल आवेशों का स्थानांतरण हमें जानना था कि आवेश का स्थानांतरण किस तरह से होता है। तो जब समान आकार का होगा तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और समान आकार का नहीं होगा तो त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाता है। क्लियर है, 2 बातें समझ में आ गई सभी लोगों को। तो यहाँ पर अब इन्हीं के विषय में थोड़ा लिख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए लिखिए। लिखिए, प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण, प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण। इसमें लिखिए, जब किसी आवेशित शीशे अथवा प्लास्टिक जिस पर धनात्मक आवेश हों को किसी निरावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है, तो प्रेरण के माध्यम से निरावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। जब तक वह शीशे का छड़ उसके पास रहता है, तब तक वह आवेशित रहता है, और
जैसे ही शीशे के छड़ को हटाया जाता है और जैसे ही शीशे के छड़ को हटाया जाता है वह पुनः अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है, अर्थात उस पर से आवेश हट जाते हैं। हो गया। लाइन छोड़कर नीचे लिखे, यदि दो गोले जिन पर किसी भी प्रकार का आवेश न हो और उसके पास शीशे की छड़ जिस पर धनात्मक आवेश हो, जब ले जाया जाता है तो चित्र के अनुसार प्रेरण के द्वारा गोले ए के बाएं तरफ ऋणात्मक आवेश तथा गोले बी के दाएं तरफ धनात्मक आवेश स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा होने के कारण हो जाता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा होने के कारण हो जाता है। यदि इन दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्पर्श हटा दिया जाता है, छोड़ा दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, परंतु शीशे के छड़ को हटाया नहीं जाता है, तो गोले ए पर ऋणात्मक आवेश तथा गोले बी पर धनात्मक आवेश होता है। और गोलों को हटाने के बाद शीशे के छड़ को हटा दिया जाता है तो इस दशा में गोले ए के इलेक्ट्रॉन गोले ए पर इलेक्ट्रॉन गोले बी से आने लगते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण गोले ए का दायां भाग दाएं तरफ ऋणात्मक आवेश और गोले बी के बाएं तरफ धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है। अब ये तीनों ही चित्र हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब ये संपर्क कराया गया था दोनों गोला और यहाँ पर एक शीशे का छड़ है जो पहले से धनावेशित था लेकर आया गया, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कि इधर आ गए, बी के माध्यम से संपर्क था ना, इसलिए इस पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए, इकट्ठा हो गए। तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर इकट्ठा हो गया तो इधर प्लस आवेश हो गया। अब क्या किया गया कि ये दोनों संपर्क में थे, अब इस संपर्क को हटा दिया गया, यहाँ से संपर्क क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जब संपर्क को हटा दिया गया तब ये छड़ को यहीं पर रखा गया है, अभी छड़ को हटाया नहीं गया है। तो गोले ए पर ये जैसे आवेश था उसी तरह का आवेश रह गया। अब इस छड़ को हटा लिया गया, जैसे ही इस छड़ को हटाया गया तो जो ए का इधर है आवेश ऋणात्मक, अब वो इधर हो जाता है और बी का पॉजिटिव जो इधर आवेश है अब ये इधर आ जाता है। तो यह था प्रेरण के माध्यम से आवेश, कैसे आवेश जो है शीशे के छड़ का आवेश जो है गोलों पर चला गया उसके विषय में जानकारी। तो इस चित्र को बना लीजिए। जल्दी से बना लीजिए इन चित्रों को, पहला दूसरा तीसरा क्रम से लिखवाया गया है उसमें। हो गया, आराम से बनाइए। अच्छा, इससे पहले में क्या था कि कोई यहाँ पर अगर बना दें तो इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था पहले। कब? जब ये छड़ था ही नहीं, जब ये छड़ लाया गया है तब इस पर आवेश हुआ है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशित होता है ये। हो गया। चलिए अब अगला नंबर लिखिए, हटा दें इसे। चलिए लिखिए, जब लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, जब समान आकार के दो गोलों पर Q1 व Q2 कूलाम का आवेश हो और उन गोलों को जब आपस में संपर्क करा दिया जाता है, आपस में संपर्क करा दिया जाता है तो कुल आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर आवेश दोनों गोलों पर रहता है और संपर्क कराने के बाद जब गोलों को अलग कर दिया जाता है तो
समान आवेश दोनों गोलों पर, समान आवेश दोनों गोलों पर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा योगफल का आधा, अर्थात Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू का कुल Q1 प्लस Q2 बाई टू कूलाम का आवेश दोनों गोलों पर हो जाता है, दोनों गोलों पर हो जाता है, दोनों गोलों पर हो जाता है। और इस चित्र को बनाइए जैसे ये बनाया गया, जैसे ये बनाया गया है इस तरह बनाइए। और ये लिख लीजिएगा इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों बराबर हैं, ये भी आर है और ये भी आर है, त्रिज्या भी दर्शा दी। थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिएगा। हो गया। जैसे बना लिए आप लोग, जैसे जैसे समान आकार के, प्रश्न लिखिए सभी लोग, समान आकार के दो गोलों पर, समान आकार के दो गोलों पर, समान आकार के दो गोलों पर क्रमशः 20 कूलाम का धनात्मक आवेश तथा 8 कूलाम का ऋणात्मक आवेश हो, तो संपर्क कराने के बाद अलग कर देने पर, संपर्क कराने के बाद अलग कर देने पर प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का आवेश होगा, प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का आवेश होगा, प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का आवेश होगा। तो लिख लीजिए कि Q1 बराबर है +20 और Q2 बराबर है -8। तो जब संपर्क कराकर अलग किया जाता है तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाता है ना, सभी दोनों पर समान होंगे क्योंकि दोनों गोला जो है समान आकार के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20 - 8 बटा 2, तो 20 में से 8 जाएगा 12, 12 बटा 2 तो 6 कूलाम का आवेश। तो प्रत्येक गोलों पर 6 कूलाम का धनात्मक आवेश होगा। कैसा होगा? धनात्मक आवेश होगा। लिख लीजिए प्रत्येक गोलों पर 6 कूलाम का धनात्मक आवेश होगा।
प्रत्येक गोलों पर 6 कूलाम का धनात्मक आवेश होगा। हो गया। एक और लिखिए, यदि समान आकार के दो गोलों पर क्रमशः -40 कूलाम तथा +10 कूलाम का आवेश हो तो संपर्क कराने के बाद अलग कर देने पर प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का किस प्रकार का आवेश होगा? कितने कूलाम का किस प्रकार का आवेश होगा? कितने कूलाम का किस प्रकार का आवेश होगा? लिखिए कि Q1 बराबर है -40, Q2 बराबर है +10। तो संपर्क कराने के बाद अलग कर देने पर जो आवेश होगा वो Q1 + Q2/2 बीजगणितीय योगफल का आधा, तो -40 + 10/2 -30/2 यानी -15 कूलाम का आवेश। यानी किस प्रकार का आवेश? ऋणात्मक आवेश होगा। और कितने कूलाम का? 15 कूलाम का। तो लिख लीजिए 15 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होगा। प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का आवेश होगा? 15 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होगा। हो गया। अब अगला नंबर लिखिए, बोला जाए। लिखिए लाइन छोड़कर, आवेशों का स्थानांतरण दो गोलों को संपर्क कराने के बाद आवेशों का स्थानांतरण दो गोलों को संपर्क कराने पर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव पोटेंशियल समान न हो जाए। दो गोलों को संपर्क कराने पर आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। अर्थात विभव के समान होते ही दोनों गोलों के आवेशों का आवागमन रुक जाता है।
अब जरा समझिएगा कि यदि अलग अलग प्रकार के गोला है, ये है जिसकी त्रिज्या है r1 और ये है छोटा है जिसकी त्रिज्या है r2, इस पर q1 कूलाम का आवेश है और इस पर q2 कूलाम का आवेश है। जब इनको जो है संपर्क करा दिया गया, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, संपर्क करा दिया गया, टच करा देते हैं या तार से जोड़ देते हैं। तो अगर हम तार से जोड़ ही देते हैं इसे, ठीक है, या संपर्क आपस में कर देते हैं, तो इससे इस पर या तो आवेश जाएगा या तो इससे इस पर आवेश आएगा। तो तब तक आएगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। दोनों का विभव भी हुआ तो आवेशों का स्थानांतरण रुक जाएगा। अब इस पर से मान लेते हैं कि इस पर आवेश गया कितना Q, तो Q1 माइनस Q हो जाएगा क्योंकि इसमें से माइनस होगा। और ये पहले से इस पर Q2 था और आ गया Q, जितना इसमें से निकलेगा उतना इस पर जाएगा, तो ये हो गया Q। अब जो है इस पर दोनों पर आवेश ये हो गए और यह आवेश की मात्रा इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी Q1 माइनस Q अपान Q2 प्लस Q बराबर होता है R1 अपान R2। ठीक है, तो अब इसे जरा लिखिए, उसी में आगे लिखिएगा, यदि R1 व R2 त्रिज्या के दो गोलों पर, R1 व R2 त्रिज्या के दो गोलों पर Q1 व Q2 कूलाम का आवेश हो, Q1 व Q2 कूलाम का आवेश हो, जिन्हें संपर्क कराने के बाद या संपर्क कराने पर R1 त्रिज्या के गोले से Q कूलाम का आवेश R2 त्रिज्या के गोले पर चला जाता हो, R2 त्रिज्या के गोले पर चला जाता हो, तो इन गोलों पर आवेश की मात्राओं का अनुपात गोलों की त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, गोलों के त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि दोनों गोलों का विभव इस दशा में समान होता है, इस दशा में समान होता है। अर्थात लाइन छोड़ दीजिए और ये चित्र बना लीजिए। इसकी त्रिज्या R1 करिए, इसकी त्रिज्या R2 कर दीजिए और इसे संपर्क करा दीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए या तो दोनों को चिपका दीजिए, जैसे भी करिए। और ये Q1 माइनस Q कर दीजिए यहाँ पर, और इस पर कर दीजिए Q2 प्लस Q। इस पर से आवेश गया इस पर, तो इस पर Q2 प्लस Q और इस पर Q1 माइनस Q। और अब लिख दीजिए ये Q1 माइनस Q अपान Q2 प्लस Q बराबर R1 अपान R2। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं और ख़ास तौर से न्यूमेरिकल जब आएगा, अभी आगे बताएंगे कूलाम्स लॉ, तो उससे संबंधित प्रश्न इस पर आते हैं।
तो ये जानकारी रहेगा तभी हम लगा पाएंगे, जानकारी नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कैसे आवेश क्या उतना ही रहेगा कि अलग हो जाएगा। पता चले कि उतना ही आवेश रख कर लगा देंगे तो गलत कर जाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो गया? जैसे लिखिए 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो गोलों पर क्रमशः 80 कूलाम व 60 कूलाम का धनात्मक आवेश हो तो इन्हें संपर्क कराने पर कितने कूलाम का आवेश किस गोले से किस गोले पर स्थानांतरण होगा? कितने कूलाम का आवेश किस गोले से किस गोले पर स्थानांतरण होगा, स्थानांतरित होगा। हो गया? चलिए समझिए, इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, यानी ये R1 है और ये R2 है। Q1 कितना है तो 80 कूलाम है, Q2 कितना है तो 60 कूलाम है। अब जब इसको संपर्क करा दिया गया तो मान लें कि इस पे से Q कूलाम गया और इस पे Q कूलाम आ गया, तो संपर्क कराने के बाद जो इस पर आवेश हो गया वो 80, हमने पहले से मान लिया कि इसमें से निकला है तो 80 माइनस Q, और इस पर गया कितना तो 60 प्लस Q। ठीक है, तो संपर्क कराने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना Q कूलाम का आवेश संपर्क कराने के बाद 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर जाता है या स्थानांतरित होता है। अतः अब पहले गोले पर या R1 त्रिज्या के गोले पर R1 त्रिज्या के गोले पर आवेश बराबर हो जाएगा 80 माइनस Q तथा R2 त्रिज्या के गोले पर आवेश 60 प्लस Q। इसलिए 80 माइनस Q अपान 60 प्लस Q बराबर
12 या R1/R2 तो 12/15 कर देते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 का गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 5Q बराबर इधर हो जाएगा 6 चौके 24 240 और प्लस 4Q माइनस 4 इधर आएगा तो ये 9Q हो जाएगा, तो 9Q बराबर हो जाएगा ये 500 इधर आए 240 तो 400 माइनस 240, तो 10 0 और 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 160 आ गया। 9Q बराबर 160, तो Q बराबर हो जाएगा 160/9। तो इतना कूलाम का आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित होगा। लिख लीजिए 160/9 कूलाम का आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित होगा। छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित होगा। छोटे गोले से बड़े गोले पर स्थानांतरित होगा। छोटे गोले से बड़े गोले पर क्या होगा? स्थानांतरित होगा। हो गया। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा सभी को। आया समझ में सबको? बोलिए। और एक लिख लिया जाए? चलिए लिख लीजिए एक प्रश्न और, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया। लिखिए एक प्रश्न और। लिखिए यदि 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों पर क्रमशः 160 माइक्रोकूलाम तथा 200 माइक्रोकूलाम का धनात्मक आवेश हो तो इन्हें संपर्क कराने पर कितने कूलाम का आवेश किस गोले से किस गोले पर स्थानांतरित होगा? किस गोले से किस गोले पर स्थानांतरित होगा तथा प्रत्येक गोलों पर कितने कूलाम का आवेश
कितने कूलाम का आवेश होगा, कितने कूलाम का आवेश होगा। तो चलिए अब देखा जाए कि एक है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ये है 15 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है R1 है 20, इसकी त्रिज्या है R2 है 15। इस पर जो है, इस पर 160 माइक्रो कूलाम का धनात्मक आवेश है Q1, 160 माइक्रो कूलाम, और इस पर Q2 जो है 200 माइक्रो कूलाम का आवेश है। अब हमने माना कि पहले से इस पर गया कितना Q कूलाम का आवेश, तो यहाँ लिखेंगे माना 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, त्रिज्या वाले गोले से 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर, त्रिज्या वाले गोले पर Q कूलाम का आवेश, Q कूलाम का आवेश स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। इसलिए पहले गोले पर आवेश 160 माइक्रो कूलाम माइनस Q, यहाँ माइक्रो कूलाम लिख देते हैं, और दूसरे गोले पर आवेश हो जाएगा क्या, 200 प्लस Q। अब सूत्र से क्या कि 160 माइनस Q अपान 200 प्लस Q बराबर R1 अपान R2, तो 20/15, 5 चौके 20, 5 3 15, 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16 3 48, 480 माइनस 3Q बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 800 और प्लस 4Q, सॉल्व कर लें तो ये 7Q हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, और इधर आएगा तो 480 माइनस 800। अब 800 में से 480 जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 320 7Q, तो Q बराबर हो जाएगा -320/7 माइक्रो कूलाम। अब चूंकि माइनस आ गया ना यहाँ पर, हालांकि दोनों प्लस था, तो जब माइनस आ गया इसका मतलब ये है कि हमने माना था, अब समझ लीजिए यहाँ पे, हमने माना था कि इस गोले से पहले से दूसरे पे जा रहा है, परंतु रिजल्ट तो माइनस आ गया, रिजल्ट विपरीत आ गया। तो विपरीत आने का सेंस ये है कि पहले से दूसरे पर न जाकर बल्कि दूसरे से पहले पर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका मान चिन्ह सहित अगर हम रखेंगे तो पहले गोले पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहले गोले पर आवेश 160 माइनस Q लिखा गया है ना, तो जो पहले गोले पर आवेश है वह लिखा जाएगा Q 160 माइनस Q, तो अब 160 माइनस और ये माइनस मिलेगा तो -320/7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 160 प्लस 320/7, यानी विपरीत है, पहले से दूसरे पर नहीं जा रहा है बल्कि दूसरे से पहले पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो दूसरे से पहले पर, अगर प्लस आ जाता है तो पहले से जो हम माने थे वही सत्य था। इसीलिए इस प्रश्न को हमने बताया है यहाँ पर, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन रहे वो एकदम दूर हो जाए। ठीक है, माइनस आ गया, विपरीत हो गया तो हमने विपरीत कर दिया, यानी पहले से दूसरे पर नहीं बल्कि दूसरे से पहले पर, अर्थात छोटे गोले से बड़े गोले पर 320/7 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिख लीजिए।
हो गया। Q बराबर -320/7 आ गया। तो लिख लीजिए अर्थात दूसरे गोले से पहले गोले पर 320/7 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थानांतरित होगा। 320/7 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थानांतरित होगा। क्लियर है? ठीक है। अब पहले गोले पर आवेश की मात्रा ये लिख लीजिए 160 माइनस Q, 160 माइनस -320/7, तो ये 160 प्लस 320/7 लिख लीजिए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और दूसरे गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, तो ये 200 था और माइनस 320/7 हो जाएगा, यहाँ घटेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्यों कि आवेश का स्थानांतरित कैसे हो रहा है। अच्छा, इस ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर था आपके बुकों में दिया है सिलेबस में, इसलिए हम इस पर चर्चा कर दिया हमने। आगे जब वैद्युत विभव बताएंगे तब आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि त्रिज्याओं के अनुपात में ही क्यों बट रहा है। आगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ अभी कंडक्टर के विषय में, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के विषय में बताना बाकी है। तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये तीनों प्रकार की चीज़ों पे चर्चा हम कर लेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कूलाम्स लॉ। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आपके सिलेबस में है, अर्धचालक। ठीक है। तो यहीं पर हम लोग जान लेंगे कि सेमी कंडक्टर होता क्या है, तो वहाँ पे पढ़ना आसान रहेगा, वहाँ जानना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आपके सिलेबस में दिया भी है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो हम लोग कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के विषय में पढ़ लेंगे, जान लेंगे। उसके बाद कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कल मुलाकात होगी, तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के विषय में हम लोग जानेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये होता क्या है, कैसे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके द्वारा हम क्या क्या पता कर लेते हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। तो कल ठीक इसी समय मिलेंगे, तो हम कूलाम्स लॉ और कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के विषय में पढ़ेंगे और कूलाम्स लॉ का उपयोग कैसे होगा, कहाँ करते हैं, उसके विषय में जानकारी हासिल किया जाएगा। और आपके दोस्त यार जो भी हैं आपके परिचित में, उन्हें आप बताइए। और अगर हम बहुत तेज चल रहे हों तो वो भी हमें व्हाट्सएप पर लिखकर और सेंड कर दीजिए, तो हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है। वैसे तो हम बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, पर अगर अभी भी तेज लग रहा होगा तो हम जो है इसको भी स्लो कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे ही लाइव क्लासेज का टाइम समाप्त होता है तो ये वीडियो उसी पर रहेगा, ऐसा नहीं कि हम तुरंत हटा देंगे। तो आप जो है आसानी से दोबारा रिवीजन में आप पढ़ लीजिए। और जब अब आप पढ़ेंगे दोबारा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अपने स्वेच्छा अनुसार जहाँ पर भी लग रहा होगा कि तेज चल रहे हैं तो वहाँ पर आप रोक दीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा पीछे जाकर, तो आप रोक कर भी चला सकते हैं। क्लियर है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये वीडियो अभी रहेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हम वीडियो हटा देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए क्लास चल रहा है। हो सकता है कि हम फिजिक्स की 2 घंटा क्लास कर दें और मैथ का भी 2 घंटा क्लास कर दें। तो फिजिक्स और मैथ की जब 2 घंटे क्लास करेंगे तो एक तरफ पार्ट 1 पढ़ेंगे तो एक तरफ पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लियर है। यानी दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे।
ठीक है। और ये क्लास हमेशा चलता रहेगा। अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, कोचिंग शुरू भी हो जाता है, तो कोचिंग में भी हम पढ़ाएंगे और आपको यूट्यूब पे भी हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है ये चैनल बंद हो जाएगा, चैनल बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और जो भी दोस्त यार हैं आपके, उन्हें जोड़िए। और जो गांव पे हैं बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आसान तरीका है कि अगर उनके घरों में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसी पर बैठ के पढ़ें। अब तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो, संस्थान में पढ़ते हो, उसी तरह यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको जाने की ज़रूरत है कहीं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।